हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्ट्री ऑफ साइंस। आज हम आपका पढ़ेंगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हमने आपका प्लांट ब्रीडिंग पढ़ लिया था कि प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम किस तरह से क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें आपकी तीन डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी, जिनमें आपकी पहली थी इंटरवेराइटर, इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक। ये तीन आपकी टेक्निक्स थी प्लांट ब्रीडिंग में। प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम इन तीन टेक्निक्स का यूज़ करके हम क्रॉप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इनमें आपकी डिफरेंट स्पीसीज़, डिफरेंट जेनरास और डिफरेंट फैमिलीज़ का हम यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हमारी नई उपजाति या फिर आपका सब स्पीसीज़ या फिर आपका जेनरा या फिर आपकी कोई नई स्पीसीज़ भी बन सकती है किसी आपके प्लांट की, जिसके साथ हम क्रॉस करवाएंगे और उसमें कोई नया करेक्टर डेवलप हो सकता है। नया करेक्टर भी डेवलप हो सकता है या फिर जिन करेक्टर को हमने आपका डेवलप करने के लिए उनको ये किया था, क्रॉस करवाया था, वो करेक्टर आपका डेवलप हो जाए। तो इसलिए हम आपका ब्रीडिंग के थ्रू हम आपका क्रॉप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये तीन टेक्निक्स थी आपकी। आज हम आपका फोकस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी पे कि आपका बायोटेक्नोलॉजी से हम किस तरह से क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, आज बायोटेक्नोलॉजी पे हम आपका डिस्कस करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है ये समझेंगे पहले। अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस बायोलॉजिकल सिस्टम, ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज़ करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? आपका किसी भी प्रोडक्ट की जो आपकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी आपके प्लांट के या फिर आप एनिमल के, उनको मॉडिफाई करने के लिए, उन करेक्टर्स को मॉडिफाई करने के लिए या फिर उसके अंदर कोई नया करेक्टर लाने के लिए जो हमारे लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो, ऐसा करेक्टर हम उसमें डेवलप करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो इसमें आपका जो मेन आपका फोकस होता है हमारा, वो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग पे, यानी कि जो जीन होते हैं या फिर आपका डीएनए होता है, उस पर हमारा फोकस होता है और उसमें हम चेंजेस करके आपका नया करेक्टर डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका लिखा है मैंने बीटी कॉटन। देखिए, कॉटन और बीटी कॉटन में फ़र्क होता है। जो बीटी कॉटन है आपका बायोटेक्नोलॉजिकली हमने एक नई प्रजाति बनाई है कॉटन की, जिसमें आपका कॉटन का जो नॉर्मल कॉटन के जो करेक्टर हैं और बीटी कॉटन के जो करेक्टर है उनमें कुछ चेंजेस हैं। जो नॉर्मल कॉटन है आपका, उसमें क्या होता था, इंसेक्ट जो होते हैं अटैक करते थे और आपका जो कपास की जो प्रोडक्शन थी वो बहुत कम थी। बीटी कॉटन में क्या है आपका, बीटी कॉटन की जो सेल्स होती हैं वो आपका एक ऐसा प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं जिसको आपका इंसेक्ट खाते ही क्या हो जाता है, मर जाता है, या फिर आपका इंसेक्ट उस पर अटैक ही नहीं करता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमने बीटी कॉटन को हमने डेवलप किया था। तो उसी तरह आपका बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम बहुत सारी डिफरेंट आपकी जो फसलें हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए, इसका बेसिक हम समझते हैं आपका आज कि आपका बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम ऐसा क्या करते हैं कि हमारे नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं या फिर किसी कैरेक्टर में हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो समझते हैं आपका। देखिए, सपोज ये आपका कोई सेल है, इसके अंदर आपका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका डीएनए। इतना आप सभी को पता होगा। क्रोमेटिन फाइबर्स आपके क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं। जब हम इसको बड़े तौर पे देखते हैं तो आपका डीएनए कुछ आपको इस तरह से दिखाई देता है। इसके अंदर आपके न्यूक्लियोटाइड्स बॉन्ड्स होते हैं। अब देखिए, आपका इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये है आपका डीएनए। अब देखिए, डीएनए क्या होता है आपका, जितनी भी हमारी जो बॉडी में करेक्टर्स आते हैं, कोई प्लांट बॉडी में जो भी करेक्टर्स आते हैं वो सारे के सारा इनकोडेड होते हैं आपके डीएनए के अंदर। इस डीएनए के अंदर आपका क्या होता है, इनकोडेड होते हैं। यानी कि इनके अंदर छोटी छोटी आपकी क्या होती है, यूनिट्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं आपका जीन, जो एक करेक्टर को फॉलो करती है या फिर एक करेक्टर को कैरी करती है, उसको हम आपका बोलते हैं जीन। बेसिक यूनिट जो एक करेक्टर को आपका फॉलो, ये जो आपकी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाती है, वो होता है आपका जीन। तो इस टाइप से हमारे जो डीएनए होते हैं उसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं और वो सारे के सारे करेक्टर हमारे अंदर आते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस डीएनए में कोई ऐसा जीन आपका ऐड करते हैं जिससे आपका क्या हो जाता है, इसके अंदर एक और नया करेक्टर आ जाता है। तो इस टाइप से हम अपने डीएनए के अंदर एक और करेक्टर ऐड कर रहे हैं और उस करेक्टर को आपका क्या करेगा, वो डीएनए एक्सप्रेस करेगा। और जब वो उसको एक्सप्रेस करेगा तो आपका वो करेक्टर आपको देखने को मिलेगा नए प्लांट के अंदर, या फिर जो जिस सेल में आपका क्या कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस सेल्स को हम जब डेवलप करेंगे, सेल आपकी एक सेल से दो सेल में बनेगी, फिर आपका धीरे धीरे डेवलप होकर एक नया प्लांट बना देगी। तो आपका वो जो नया प्लांट होगा उसमें आपको ये सारे करेक्टर देखने को मिलेंगे जो आपने करेक्टर
नया ऐड किया है। जितने भी आप करेक्टर ऐड करोगे उतने आपको सारे करेक्टर नए दिखेंगे उसके प्लांट बॉडी के अंदर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे आई होप समझ में आई होगी कि आपका बेसिक यूनिट क्या है, आपकी जीन है, और उसी जीन को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं जिस करेक्टर का हमें चाहिए होगा। सपोज मैं बेटी कॉटन की बात करता हूँ, तो जो नॉर्मल कॉटन की हमने क्या किया, सेल ली, उसके बाद नॉर्मल कॉटन की सेल में जो डीएनए है उसको एक्सट्रैक्ट किया, उस डीएनए के साथ हमने कोई ऐसा जीन ऐड किया जो आपका क्या हो, किसी प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन को सिंथेसिस करता हो जिससे इंसेक्ट क्या हो जाए, आपके मर जाए। तो उस जीन को हम क्या करेंगे, इस डीएनए के साथ आपका ऐड करेंगे और इस डीएनए में वो करेक्टर आ जाएंगे, यानी कि आपके जो सेल है उस सेल में वो करेक्टर आ जाएंगे। अब ये सेल क्या करेगी, जब ग्रोथ करेगी और बहुत सारी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी और नया प्लांट बनाएगी, तो उस प्लांट की हर सेल में क्या होगा, वो करेक्टर होगा और वो सेल्स आपका प्रोड्यूस करेंगी उस टाइप का कोई प्रोटीन। अब जब वो उस टाइप का कोई प्रोटीन आपका प्रोड्यूस करेगी तो वो प्रोटीन से क्या हो जाएगा, आपके इंसेक्ट मर जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लांट बॉडी को या प्लांट बॉडी की सेल का यूज़ करके उसमें एक नया करेक्टर ऐड कर सकते हैं। और कभी कभी कोई करेक्टर जो खराब करेक्टर होता है किसी प्लांट का, उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ से निकाल भी सकते हैं और नई टाइप की आपके जो नया टाइप का आपका प्लांट है उसको तैयार कर सकते हैं। तो यही बेनिफिट होता है आपका बायोटेक्नोलॉजी का। अब हम आपका इसमें आगे बढ़ते हैं कि आपके इसके अंदर कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आता है आपका जीन, अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड अ सेल विच controls what a living thing will be like. Genes are passed from parent to children. देखिए आपका कोई पेरेंट प्लांट है आपका, उसमें क्या होता है, जीन से आपका क्या होता है, आपके जो पेरेंट प्लांट से जीन होते हैं वो आपका किसके अंदर जाते हैं, आपका चिल्ड्रंस के अंदर। तो पेरेंट के जो जीन्स होते हैं वो चिल्ड्रंस में जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, चलता जाता है और लगातार वो करेक्टर आगे बढ़ता जाता है। अब हम अगर किसी भी सेल के अंदर नया जीन आपका क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो उसके अंदर उस टाइप का कोई उस जीन जो जीन है आपका, वो जिस करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उस करेक्टर को आपका उस सेल के अंदर डेवलप करेगा। तो ये आपका क्या होता है, ये सारा किसकी वजह से होता है, आपका जीन की वजह से। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, वी इंट्रोड्यूसिंग अ जीन दैट वुड प्रोवाइड द डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक। अब जो हमारा करेक्टरिस्टिक है, सपोज मैं बेटी कॉटन पे ही लेता हूँ आपका एग्जांपल ताकि आपकी समझ में आ जाए। बेटी कॉटन में क्या होता है आपका, बेटी कॉटन की कोई सेल थी, इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें कोई ऐसा जीन डालना है जिससे वो प्रोटीन सिंथेसिस हो, जिससे जो आपका ऐसी प्रोटीन सिंथेसिस करे कि आपका जो इंसेक्ट हो उसको खाए और आपका मर जाए, या फिर आपका उस प्लांट के कांटेक्ट में ही ना आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई इस टाइप का जीन लेना पड़ेगा जो उस टाइप की प्रोटीन बनाता हो। तो देखिए जब बीटी कॉटन बनाया गया था तो उस टाइम पे क्या किया गया था, कैनाबिस सटाइवा जिसको भांग बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसमें क्या होता है, इंसेक्ट नहीं लगता है। तो उसके अंदर एक प्रोटीन बनती है जिसकी वजह से इंसेक्ट उस पर जाता है, लेकिन इंसेक्ट उसको क्या नहीं कर सकता है, ख़राब नहीं करता है। तो उससे हमने वो जीन एक्सट्रैक्ट किया था। तो वो जो जीन था वो आपका कैनाबिस सटाइवा जो भांग का पौधा होता है उससे हमने जीन एक्सट्रैक्ट किया, और वो जीन हमने इंट्रोड्यूस किया किसके सेल के साथ, किसके डीएनए के साथ, आपके जो कॉटन का डीएनए था, कॉटन के डीएनए के साथ उसको इंट्रोड्यूस करवाया, और उस डीएनए के साथ इस जीन को भी हमने अब ऐड कर दिया। तो अब क्या हो गया, कॉटन के प्लांट में भी वो प्रोटीन बनने लगी। अब कॉटन के प्लांट में जब वो करेक्टर आ गया, क्योंकि हमने जीन डाला, तो जीन से क्या होगा, वो सारी सेल्स में क्या होगा, कॉटन में आ जाएगा। अब इस वजह से क्या होगा, जब इंसेक्ट आपका क्या करेगा, अटैक करेगा आपका इन सेल्स पे, तो आपका इंसेक्ट क्या हो जाएगा, मर जाएगा, या फिर आपका उस पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास भी सेंस होती है कि कौन हमारे खाने की लायक चीज़ है, कौन हमारे खाने के लायक चीज़ नहीं है। तो वो क्या करेंगे, इस पर अटैक करेंगे, या तो वापस आ जाएंगे या फिर आपका उस प्रोटीन को सक करके मर जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे आपका क्या हो गया, नया करेक्टर आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो जीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपकी सेल के साथ, तो सेल में वो करेक्टर डेवलप हो जाता है और आपका जो नया करेक्टर उसके अंदर आ जाता है, और वो करेक्टर आपको बेनिफिट देता है। तो हम जो हमारे लिए बेनिफिशियल करेक्टर होते हैं उनको हम ऐड करते हैं, और जो बेनिफिशियल करेक्टर नहीं होते उनका जीन हम क्या करते हैं, पहले आपका पहचानना पड़ता है कि किस जीन की वजह से कौन सा करेक्टर आ रहा है, उस जीन को हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, और देन हमारे जो उसको कोई किसी प्लांट के साथ खराब करेक्टर है, वो खराब करेक्टर भी हम क्या कर सकते हैं, उससे बाहर निकाल सकते हैं, और नई टाइप की क्या कर सकते हैं, आपको ये प्रजाति बना सकते हैं। तो बीटी कॉटन में क्या है, आपका किसी भी टाइप का क्या नहीं होता, इंसेक्ट आपका अटैक नहीं करता। अब देखिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं,
दिस रिजल्ट इज जेनेटिकली इम्प्रूव्ड क्रॉप, यानी कि जेनेटिकली इम्प्रूव्ड क्रॉप यानी कि आपने कोई जीन ऐड किया तो उसका उसका जो जेनेटिक पैटर्न था उसमें क्या है, कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड क्रॉप एंड एनिमल्स, जो भी आप जिसके साथ भी आप क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। दिस डन बाय डिफरेंट मेथड्स। देखिए सबसे पहले आपका सेल कल्चर, सेल कल्चर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सेल कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो मैंने आपको बताया, सेल ली, सेल के अंदर जो डीएनए है, ठीक है, उसके साथ आपने क्या किया, कोई नया जीन मिक्स किया और आपकी जो सेल हुई वो क्या हुई, जेनेटिकली इंप्रूव हो गई। तो सेल कल्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका। अब आ जाते हैं आपका अगले पॉइंट पे, टिश्यू कल्चर। देखिए टिश्यू कल्चर आपका जो होता है ये भी आपका बायोटेक्नोलॉजी की है, आपका ये इसके अंदर आते हैं आपके टिश्यू कल्चर। बट टिश्यू कल्चर को हम जेनेटिकली इंप्रूव नहीं बोलेंगे। इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं आपका, जैसे कि आपने क्या किया, किसी प्लांट का कोई टिश्यू लिया और उसी प्लांट के जैसे आपका उस टिश्यू से क्या करते हैं, उसको आपका फूड देते हैं और उससे वो क्या हो जाता है, एक नया प्लांट बना देते हैं। तो इसको टिश्यू कल्चर बोलते हैं। उसी तरह आपका एम्ब्रियो कल्चर, उसके बाद आपका हैप्लॉइड प्रोडक्शन भी कराया जाता है। तो ये आपके डिफरेंट कल्चर है, इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा मैं। जो मेन आपका मेरा मुद्दा था आपको समझाना कि बायोटेक्नोलॉजी किस टाइप से हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक नया प्लांट या नया करेक्टर किस तरह से हम उसको आपका डेवलप कर सकते हैं। अब हम आपका आज पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आप देखिए, इसको मैं आपका जो ब्रॉडली जो डीपली मैं आपको पढ़ाऊंगा वो अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, बट आज हम आपका इसका छोटे छोटे पॉइंट आपके डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले देखिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस और जो हमारे एम्स होते हैं उनमें हम क्या देखते हैं। सबसे पहले हायर यील्ड, जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जब हम सेलेक्ट करते हैं किसी प्लांट को क्रॉस करवाने के लिए, तो उसके लिए हम सबसे पहले हायर यील्ड देखते हैं। और एम भी हमारा क्या होता है, हायर यील्ड का होता है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रोडक्शन हो। सपोज हम गेहूँ बो रहे हैं तो गेहूँ की जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा। तो अगर हमें क्रॉस करवाना होगा तो हम किसी ऐसी स्पीसीज को नहीं लेंगे जिसमें आपका प्रोडक्शन खुद कम है। जब प्रोडक्शन खुद कम होगा तो कंफर्म है अगर वो डेवलप हो भी गई तो उतना प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी जितना हमें चाहिए। तो हम हायर प्रोडक्शन वाली जो आपकी होंगी स्पीसीज होंगी उनका यूज़ करेंगे क्रॉस में, तो हमें क्या होगा, ज़्यादा बेटर करेक्टर मिलने की चांसेस है, या फिर आपका जो हायर यील्ड मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है आपका इम्प्रूव्ड क्वालिटी। क्वालिटी देखिए जैसे आपका कोई भी प्लांट है उसकी जो उसके अंदर करेक्टर होते हैं उसकी हमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी हमें क्या करनी है, इंप्रूव करनी है। तो क्वालिटी में क्या क्या आ सकता है आपका, देखिए बेकिंग क्वालिटी है, जो वेट की आपकी बेकिंग क्वालिटी होती है। वेट के अंदर अगर बेकिंग क्वालिटी अच्छी है तो आपकी जो गेहूं के रेट होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद प्रोटीन कंटेंट इन पल्सेस, अगर आपकी दालें जो ऐसी हैं जिनके अंदर क्या हो, बहुत ज़्यादा प्रोटीन अमाउंट है, तो कन्फर्म उनका रेट भी क्या होगा, हाई होगा। उसके बाद ऑयल सीड्स जिनमें ऑयल आपका अच्छा मिल रहा है तो उसमें क्या होगा, आपको अच्छे रेट्स मिलेंगे अगर हमारा ऑयल सीड अच्छा है। तो इन क्वालिटीज़ को हम इम्प्रूव करके क्या कर सकते हैं, हमारी जो फसलें होती हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक सच एज पेस्ट, डिजीज, इंसेक्ट एंड नेमेटोड्स। देखिए बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक में वो होते हैं जो आपके जीव होते हैं जैसे कि इंसेक्ट या फिर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे आपका बैक्टीरिया, वायरसेस, ये आपके क्या करते हैं, जो आपका प्लांट को क्या करते हैं, डिजीज दे देते हैं, या फिर आपका उसको क्या करते हैं और डिफरेंट टाइप से क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। तो वो बायोटिक्स के अंदर आते हैं। एबायोटिक्स के अंदर कौन आते हैं आपके, एबायोटिक्स के अंदर आते हैं आपके जैसे आपका इन्वायरमेंटल कंडीशंस, आपका टेम्परेचर, उसके बाद आपका वाटर, ये सारे एबायोटिक रेजिस्टेंस होती है। तो कभी कभी क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बारिश बहुत कम होती है, तो उससे भी क्या होता है, प्लांट को क्या पता है, हार्मफुल और बेनिफिशियल इफेक्ट्स मिलते रहते हैं। तो जो हार्मफुल इफेक्ट है उनसे क्या हो, रेजिस्ट करे, यानी कि उसके अंदर इतनी पावर हो कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में क्या हो, उग जाए। तो वो आपका बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस के अंदर आता है कि जो भी आपके इंसेक्ट है वो अगर उस पर अटैक करता है तो उससे वो क्या कर सके, अपने आप को बचा सके। इस टाइप की आपकी प्रॉपर्टी हमें क्या करनी है, डेवलप करनी है किसी भी आपका प्लांट में। तो ये भी आपका क्या होता है, एक हमारा एम होता है कि हम इस टाइप की क्वालिटी वाला प्लांट इंप्रूव करें जो आपका बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस दे, यानी कि किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में आपका क्या करे, अडेप्ट हो पाए। तो ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एम है आपका, और सिलेक्शन प्रोसेस में हम इन चीज़ों का ध्यान देते हैं।
उसके बाद आपका चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। देखिए आपका मैच्योरिटी ड्यूरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका क्या होता है, सपोज आपने कोई फसल बोई, तो 1 साल में अगर वो फसल दे रही है और 6 महीने में एक फसल आपको क्या दे रही है, फसल दे रही है, हार्वेस्ट आप 6 महीने में कर रहे हो और किसी का आप 1 साल में कर रहे हो, तो बेनिफिशियल आपके लिए कौन सी, जो 6 महीने में दे रही है, या फिर उससे कम टाइम में भी अगर कोई आपका क्या कर रही है, जल्दी फसल दे रही है, तो उसमें और ज़्यादा बेनिफिट है कि आपका उसका यूज़ करके उसके बाद नई फसल उगा सकते हो। तो मैच्योरिटी ड्यूरेशन अगर आपका शॉर्ट हो तो आपको क्या है, बेनिफिट मिलेंगी। आप जितना टाइम आपके पास और बच रहा है उसमें आप नई फसल उगा सकते हो। तो ये भी हमारा एम होता है। और जो हम सिलेक्शन करते हैं इस टाइप की आपकी फसलों का सिलेक्शन करते हैं क्रॉस के लिए, जिनका जो क्या होता है मैच्योरिटी ड्यूरेशन, जो जो आपकी फसल पकने का टाइम होता है वो कम होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका वाइडर एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। एडेप्टेबिलिटी अच्छी होने की वजह से क्या हो सकता है, किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में आपका ग्रो कर सकते हैं और आपका वहाँ पे प्रोडक्टिविटी अच्छी दे सकते हैं। तो वाइडर एडेप्टेबिलिटी भी हमें यहाँ पे देखते हैं। और उसके बाद हमारा जो एम है वो वाइडर एडेप्टेबिलिटी का है कि हमारी जो फसल हमारी नई क्रॉस के बाद बने उसमें एडेप्टेबिलिटी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके जिनको मैंने आज आपका डिस्कस किया। आई होप आपके समझ में आए होंगे। उसके बाद आपका एक और पॉइंट आपका डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक। ठीक है, जैसे टॉलनेस हो गया, कोई आपका प्लांट है उसको हम क्या कर सकते हैं, लंबा बना सकते हैं। मतलब अगर वो लंबा है आपका तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। कब, अगर उसको वो क्या है आपका फॉडर प्लांट है। टॉलनेस, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिज़ायरेबल करेक्टर फॉर फॉडर क्रॉप्स। फॉडर यानी कि जो चारा देती हैं, तो चारे वाली जो आपकी हमारी जो ये होती है फसलें होती हैं, या फिर आपकी कोई घास है जिसको हम उगा रहे हैं, तो अगर वो टॉल है आपकी प्रोफ्यूज ब्रांचिंग दे रही है, तो ये आपके लिए क्या है, ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको क्या है घास ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद ड्वार्फनेस किस में आपको बेनिफिट दे सकती है। देखिए जो आपकी क्या होता है, पैडी होता है, धान होता है, या फिर आपका गेहूँ है, अगर वो ड्वार्फ होता है या उसकी जो हाइट होती है वो छोटी होती है, तो वो क्या करेगा, कंजप्शन जो है आपका न्यूट्रिएंट्स का कंजप्शन है वो कम करेगा, क्योंकि अगर छोटा है तो उसको ज़्यादा कंजप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी न्यूट्रिएंट्स की। कम न्यूट्रिएंट्स में ही वो क्या कर देगा, आपका सर्वाइव कर देगा और आपको अच्छी प्रोडक्शन भी दे देगा। उसके बाद लॉजिंग से भी क्या करते हैं, हेल्प करता है। लॉजिंग यानी कि जो ढल जाती है आपकी फसलें, गिर जाती है फसलें हवा की वजह से या फिर किसी अनदर वजह से, तो क्या होगा, अगर आपका प्लांट लंबा होगा तो उसके गिरने के चांसेस या ढह जाने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो जो ड्वार्फनेस होती है वो क्या करती है, लॉजिंग भी क्या करती है, लॉजिंग रेजिस्ट करती है। तो लॉजिंग में भी आपको यहाँ पे हेल्प मिल सकती है। तो आज हमने आपका सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ा और आपका बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आपकी समझ में आया होगा इतना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।